हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है डेन द थीव्स, जिसका मतलब है चोरों का अड्डा। तो कहानी की शुरुआत होती है रात लगभग 3:30 पर, जब एक हाई सिक्योरिटी ट्रक लॉस एंजलिस की एक डोनट की दुकान के बाहर आकर रुकता है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स दुकान के अंदर चले जाते हैं। तभी एक कार और एक एसयूवी एक ट्रक का रास्ता रोक लेती हैं। इनमें से कई गुंडे बॉडी आर्मर्स और गैस मास्क पहने हुए बाहर निकलते हैं। उनके पास भारी हथियार भी होते हैं। जैसे ही गार्ड्स बाहर आते हैं, गुंडे उन पर बंदूकें तान देते हैं। ट्रक ड्राइवर तुरंत लॉस एंजलिस पुलिस को खबर देता है कि कुछ हथियारबंद लोग उन्हें घेर चुके हैं। तभी एक गार्ड चालाकी से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उस पर गोली चला देता है। इसके बाद दूसरे गुंडे ने ट्रक ड्राइवर की भी हत्या कर दी। फिर गुंडे ट्रक का दरवाजा खोलकर एक और गार्ड को बाहर घसीट लाते हैं। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है, मगर पुलिस की साधारण बंदूकें इन गुंडों की असॉल्ट राइफल्स के सामने बेकार साबित होती हैं। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी और एक गुंडा मारे जाते हैं। इसके बाद गुंडे ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं और उसे एक गोदाम में ले जाते हैं। वहां गैंग का लीडर, जिसका नाम रे है, वो बुस्को पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई थी। रे गैंग के बाकी सदस्यों से कहता है कि ट्रक की खराब हालत को ठीक करना होगा। रे कहता है, हमने 4 पुलिस वालों को मारा है, अब पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। उधर डिटेक्टिव निक ओब्रायन घटनास्थल पर पहुंचता है और लॉस एंजलिस शेरिफ विभाग के अधिकारियों से बात करता है, जो मरे हुए गुंडे के शव के पास खड़े थे। पुलिस उलझन में थी कि आखिर गुंडे खाली ट्रक क्यों लेकर भागे। निक अंदाजा लगाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना छुपी है। सड़क के उस पार से बुस्को इस मीटिंग की तस्वीरें खींच रहा था। बाद में वह रे को तस्वीरें दिखाता है और निक की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यही इस केस का इंचार्ज है। रे बताता है कि निक मेजर क्राइम डिवीजन का हेड है। निक और उसकी टीम इस केस की तहकीकात कर रही थी। उनका मानना था कि यह किसी अंदर के आदमी की मदद से हुआ है, वरना ट्रक के 3:30 बजे आने का सही समय गुंडों को कैसे पता चलता। उन्हें शक था कि इसके पीछे रे का हाथ है, जो 8 महीने पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसी बीच धोनी बार टेंडर की नौकरी करता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब धोनी बाहर निकला तो निक ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और उसे बेहोश कर दिया। होश में आने पर धोनी ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। बाहर निकलकर उसने देखा कि निक की टीम और 4 औरतें वहां मौजूद थीं। निक ने उसे सीसीटीवी से निकली एक फोटो दिखाई जिसमें वह रे से मिल रहा था। डिटेक्टिव गस्ट ने धोनी का आपराधिक इतिहास सुनाया। कभी वो कार चोरी में पकड़ा गया था, कभी वो हत्या की कोशिश में जेल गया था, और कैलिफोर्निया में सबसे तेज गाड़ी भगाने का रिकॉर्ड भी उसी के नाम था। गस्ट ने चेतावनी दी कि जरा सी गलती उसे दोबारा सालों तक जेल में पहुंचा सकती है। धोनी ने सफाई दी कि वह रे से बस कुछ ही बार मिला है और उसे कुछ नहीं पता। निक ने अपनी बाजू पर बना टैटू दिखाया जिस पर रेगुलेटर्स लिखा था और पूछा, पता है इसका मतलब? फिर समझाया कि पुलिस वालों की एक गुप्त गैंग है, क्लिक, जिसका वह हिस्सा है। यह गैंग अपराधियों को सुधरने का मौका नहीं देती, बस गोलियों से खत्म कर देती है। निक ने सीधा सवाल किया, तेरे जैसा डरपोक आदमी इतनी खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है? धोनी बोला, सर मैं बस उनका ड्राइवर हूँ, उनके ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निक ने धमकी देते हुए कहा, उनके साथ कांटेक्ट में रहना और जब मेरा फोन आए तो उठाना, वरना मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। उधर गुंडों की गैंग की नजर अब लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर थी। रे ने बताया कि यह ऐसा इकलौता बैंक है जहां आज तक कोई चोरी सफल नहीं हो पाई। पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को जानकारी मिली कि रे, एंसॉन, धोनी और बुस्को ये सभी रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। ऑफिसर्स ने पिछले 10 सालों में हुई सभी चोरियों की फाइलें खंगाली और पाया कि जब तक रे जेल में था कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। दूसरी ओर रे अपनी गैंग के साथ फिर से गोदाम में पहुंचता है और बैंक का पूरा रूटीन समझाता है। वह बताता है कि रोजाना बैंक पुराने और खराब नोट्स को अपने डाटाबेस से हटाता है।
शाम 4 से 5 बजे के बीच उन नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दिया जाता है और यह कचरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठा ले जाती है। रे के मुताबिक केवल काउंटिंग रूम में ही रोजाना कम से कम $30 मिलियन आते हैं। उसकी योजना थी कि नोट कटने से पहले ही वे वहां पहुंच जाएं, ताकि यह पैसा उनका हो सके। उसने कहा, ये पैसे किसी के भी नहीं हैं, किसी इंसान से चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बीच धोनी ने एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू किया, क्योंकि बैंक के कर्मचारी अक्सर वहीं से खाना मंगवाते थे। एक दिन धोनी खाना डिलीवर करने 2 बैग लेकर बैंक पहुंचा। सिक्योरिटी ने जांच की और उसे अंदर जाने दिया। उसने एक बैग तो कैफेटेरिया में दिया, लेकिन दूसरा बैग बाथरूम में ले जाकर ऊपर वेंटिलेटर होल में छिपा दिया। उसी रात रे और उसकी गैंग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि अचानक पुलिस वाले वहां पहुंच गए। निक सीधे रे की टेबल पर गया और धोनी से ऐसे बात करने लगा मानो वह उसे जानता हो। बाद में गोदाम में रे को धोनी पर शक हुआ कि कहीं वह पुलिस का आदमी तो नहीं। जब उसने गन तानकर पूछा कि वह निक को कैसे जानता है, तो धोनी ने सच स्वीकार किया कि निक ने उसे पकड़ा था और वह सबके बारे में जानता है। इसके बावजूद रे ने उस पर भरोसा किया और उससे कहा कि निक तक यह खबर पहुंचा दे कि चोरी इस शुक्रवार को होने वाली है। धोनी निक से एक सूट की दुकान में मिला। निक ने उससे पूछा कि वे लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, लेकिन धोनी ने बात घुमाते हुए बस यही बताया कि चोरी शुक्रवार को होगी, हालांकि उसे जगह का पता नहीं। इसके बाद निक उस क्लब पहुंचा जहां रे की गर्लफ्रेंड काम करती थी। शो खत्म होने के बाद वह निक से मिली और दोनों उसके घर चले गए। अगली सुबह रे वहां आया। उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर लिविंग रूम से बाहर भागी और अंदर से शर्टलेस निक निकल आया। दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी नजर टेबल पर रखी बंदूक पर पड़ी। निक ने इशारा किया कि रे बंदूक उठा ले, लेकिन रे उसके जाल में नहीं फंसा। वह बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। निक तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर अपने साथी को फोन करता है और वह लोकेशन बताता है जो उसे रे की गर्लफ्रेंड ने उसे बताई थी। बाद में लड़की ने भी रे से कहा, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। आखिरकार चोरी का दिन आ गया। पुलिस बैंक पर नजर रखे हुए थी। तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकी। रे और उसकी गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और असॉल्ट राइफल्स के साथ बाहर निकले। उन्होंने बैंक में घुसते ही कैमरों पर गोली चला दी और सभी लोगों को नीचे बैठने का आदेश दिया। उन्होंने सबके फोन्स छीन लिए, उनके हाथ बांध दिए और सिर पर बैग डाल दिए। रे ने बैंक मैनेजर को कहा कि पुलिस को फोन मिलाकर बता दो, हमें $1 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसमें पूरा फ्यूल भरा हो, वरना हर घंटे हम एक बंधक को गोली मार देंगे और अगर कोई पुलिस वाला बैंक के अंदर आने की कोशिश करेगा तो सबको मार दिया जाएगा। जल्द ही पुलिस और FBI बैंक के बाहर पहुंच गए। तभी बैंक के अंदर एक फोन बजा। रे ने फोन उठाकर पूछा, जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं? पुलिस वाले ने जवाब दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। रे गुस्से में बोला, बिना इंतजाम किए फोन करने की सजा, तुमने अभी एक आदमी को मरवा दिया। इसके बाद बुस्को एक बंधक को पीछे ले गया और गोली की आवाज गूंजी। फिर पुलिस का दोबारा फोन आया। इस बार बैंक मैनेजर ने उठाया और बताया कि एक आदमी पहले ही मारा जा चुका है। उसने चेतावनी दी, जितनी बार तुम लोग फोन करोगे उतने ही लोग मरेंगे। अगली बार तभी कॉल करना जब पैसे और हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाए। ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम 90 मिनट का इंतजार कर सकते हो? इस पर रे ने हामी भर दी और मैनेजर ने मैसेज आगे पहुंचा दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। तभी अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। पुलिस तुरंत समझ गई कि चोरों ने तिजोरी तोड़ दी है। निक ने मैप पर इशारा करते हुए टोनी से पूछा, यह क्या है? टोनी ने बताया, ये सीवेज लाइन है, लेकिन अब शायद बंद कर दी गई होगी। निक को अचानक उसमें जाने का एक रास्ता नजर आया और उसने दिमाग में कुछ जोड़ घटाव किया। फिर बोला, हमें बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। वह एक लोहे की रॉड उठाकर बैंक का मेन दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही निक अंदर पहुंचा, उसने बंधक बनाए गए लोगों से पूछा, सब ठीक हो? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक भी चोर मौजूद नहीं था। निक और उसकी टीम बैंक के पीछे उस जगह पहुंचे जहां एक हॉस्टेज को मारने का नाटक किया गया था।
लेकिन जब उन्होंने देखा तो पता चला कि लड़की जिंदा है, यानी हत्या भी सिर्फ दिखावा था। तभी उन्हें एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जो सीवेज लाइन से जुड़ा था। साफ था कि चोर वहीं से भाग निकले थे। निक भी फौरन उस सुरंग में घुस गया और उनका पीछा करने लगा। उधर मैक ने फेडरल रिजर्व बैंक में कॉल किया। उसने खुद को एलमिड सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बताया और कहा, हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, अभी पहुंचने वाला है, गेट खुलवा दीजिए। रे और एनसॉन पहले से ही प्लान बनाकर आए थे। दोनों ने एलमिड गार्ड्स जैसी ड्रेसेस पहन रखी थी और पहले चुराए गए ट्रक को असली जैसा बनाने के लिए पेंट और डिजाइन बदलवा दिए थे। ट्रक बिल्कुल असली डिलीवरी ट्रक जैसा दिख रहा था। उन्होंने ट्रक बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और अपनी आईडी दिखाई। आईडी इतनी असली लग रही थी कि गार्ड को शक ही नहीं हुआ। साथ ही फोन पर पहले से सूचना मिल चुकी थी कि ट्रक आने वाला है, इसलिए गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। रे और एनसॉन ने ट्रक के पिछले हिस्से से नोटों से भरे 2 बॉक्सेस निकाले और उन्हें काउंटिंग फ्लोर पर पहुंचा दिया। बैंक स्टाफ ने उन बक्सों को $100 वाले नोट गिनने के कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एनसॉन वेटिंग रूम में चले गए। इधर बुस्को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। रेडियो पर रे ने उसे बताया, दोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। तभी बुस्को ने पावर ग्रिड का एक स्विच दबाया और पूरा बैंक अंधेरे में डूब गया। नोट काटने वाली मशीन रुक गई और काउंटिंग रूम के कैमरास व मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने नोट गिनने वालों से कहा, सिस्टम कुछ देर के लिए बंद रहेगा, तब तक तुम लोग ब्रेक ले लो। जैसे ही गिनने वाले और गार्ड कमरे से बाहर गए, रे ने दोनी को रेडियो पर संदेश दिया, अब तुम्हारा टाइम है। वहां कोई नहीं है। दोनी, जो पहले से ही एक बड़े बक्से के अंदर छिपा था, धीरे धीरे बाहर निकला। इस बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरे और मोशन सेंसर्स काम नहीं कर रहे। एक गार्ड ने कहा, जल्दी से सारे बक्सों की गिनती कर लो वरना गड़बड़ हो सकती है, और वह कैफेटेरिया जाकर गिनने वालों को बुलाने लगा। दोनी उसी वक्त गिनती वाले कमरे में एक टेबल के नीचे छिपा था। वहां $100 वाले नोट मशीन में डालने ही वाले थे ताकि वे टुकड़ों में कट जाएं। लेकिन दोनी ने फटाफट उन गड्डियों को ब्लैक बैग में भरना शुरू किया, फिर उन बैग्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड दोबारा काउंटिंग रूम में लौटा और अपने साथ 2 कैश काउंट करने वाले भी ले आया। हालात बिगड़ते देख रे ने दोनी को इशारा किया कि अब निकलो। दोनी ने फटाफट एयर वेंट का ढक्कन हटाया, उसमें घुस गया और अंदर से उसे बंद कर लिया। रेडियो पर उसने रे को बताया, मैं वेंट में हूं। रे ने तुरंत बुस्को को सिग्नल दिया और बुस्को ने लाइट चालू कर दी। जैसे ही रोशनी आई, बैंक का माहौल सामान्य हो गया और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। वेंट से होते हुए दोनी बाथरूम के वेंटिलेटर शाफ्ट तक पहुंचा। वहां से उसने पहले रखा हुआ खाने का पैकेट उठाया और उस कार्ड का इस्तेमाल करके बिल्डिंग से निकल गया। इधर बाहर दोनी के दोस्त कचरा उठाने वाले बनकर आए थे। दोनों को एक ही कंपनी के नाम वाले अलग अलग ट्रक दिए गए थे। सब प्लान का हिस्सा था, जो आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। बैंक की बेसमेंट से अलेक्सी ने कचरा अपनी गाड़ी में लोड किया। उधर रे और एनसॉन भी सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर गए। बुस्को उनमें से एक कचरा ट्रक के पीछे लग गया और रेडियो पर रे को लोकेशन दी। जल्द ही रे ने भी उस ट्रक को पकड़ लिया और उसे आगे से रोक दिया। बुस्को ने पीछे से घेरा, उसने ड्राइवर पर बंदूक तानी और उसे बाहर कर दिया। बुस्को खुद ट्रक में बैठ गया और पूरी गैंग उसे फॉलो करने लगी। उधर निक पूरे शहर में गैंग को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर दोनी पर पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और दोनी को पकड़ लिया। दूर से मैक ने यह सब देख लिया। निक और उसकी टीम ने दोनी को पीटकर पूछा, रे और बाकी सब कहाँ हैं? आखिरकार दोनी ने हार मानकर लोकेशन बता दी। उस वक्त रे और उसकी गैंग डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फोन किया, दोनी पकड़ा गया है, अब क्या करना है? रे ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया और एनसॉन से बोला, दोनी और मैक दोनों पकड़े गए हैं। फिर दोनों वहां से निकल पड़े। इसी बीच निक को रे की गाड़ी की झलक मिली और उसने हाईवे पर उसका पीछा शुरू कर दिया। रेडियो पर उसने डिटेक्टिव मर्फ और बराचो को लोकेशन दी। रे ने शीशे में देखा, करीब 20 पुलिस गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं।
हालात बिगड़ते ही रे, एंसन और बुस्को अपने ट्रक से बाहर कूदे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी मौके पर ही मारा गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और हाईवे युद्ध का मैदान बन गया। गोलीबारी में बुस्को की गर्दन पर गोली लगी और वह गिर पड़ा। एंसन को भी पुलिस ने सटीक निशाने से ढेर कर दिया। अब सिर्फ रे बचा था, जो एक गली में भागा और निक उसके पीछे पीछे। निक ने गोली चलाई और रे घायल हो गया। खून से लथपथ रे किसी तरह अपनी बंदूक रीलोड कर रहा था। उसने निक पर फायर किया, लेकिन निक ने भी छाती पर सीधा निशाना साधा। रे गिर पड़ा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक मजबूर होकर फिर से गोली चला देता है। रे की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। निक वापस गाड़ी की तरफ लौटा तो देखा कि डोनी गायब है, वह फरार हो चुका था। बाद में निक और गस्ट ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले, लेकिन उनमें असली पैसे नहीं बल्कि नोटों के टुकड़े भरे थे। कुछ समय बीतने के बाद जब एक दिन निक उस बार पहुंचा जहां डोनी काम करता था, वहां पता चला डोनी तो पहले ही नौकरी छोड़ गया। निक ने बार की दीवार पर फुटबॉल टीम की एक फोटो देखी जिसमें डोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ था। तभी उसकी नजर बैंक के 2 कर्मचारियों पर पड़ी जो उस फोटो में दिख रहे थे। अब सब साफ हो गया, असली मास्टरमाइंड डोनी था। अंतिम सीन में डोनी लंदन के एक बार में बारटेंडर बना बैठा है। उसके वही दोस्त जो कूड़ा उठाने वाले बने थे, उसके साथ जश्न मना रहे हैं। दरअसल उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था, 2 एक जैसे ट्रक्स चलाना, एक ट्रक में कटे हुए नोटों का चूरा और दूसरे में असली $30 मिलियन। डोनी ने असली पैसे बैग्स से निकालकर ट्रक के टायरों में भर दिए थे और उन्हें लंदन भेज दिया। अब वह लंदन में अगली चोरी का प्लान बना रहा है।